हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का री क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि फ्रिक्शन नेसेसरी एविल क्यों है। ठीक, फिर हमने देखा था कि जो हमारा फ्रिक्शन है, ठीक है, ये इसका क्या एडवांटेज है ये हमने देखा था, और इसके क्या क्या डिसएडवांटेज है ये देखा था हमने। ठीक, और लास्ट में देखा था कि फ्रिक्शन इज एन नेसेसरी इविल, इसका हमने आंसर देखा था। ठीक, तो अब हम बात करते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन की। अब देखो, जब हमें फ्लूइड फ्रिक्शन पढ़ना है तो पहले हमें ये फ्लूइड का मतलब समझना चाहिए। ये पता होगा तब ना हम इसके फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पहले फ्लूइड होता है क्या ये देखें। ठीक, तो पहले देखते हैं फ्लूइड्स क्या हैं। फ्लूइड्स आर द सब्सटेंस, फ्लूइड्स आर द सब्सटेंस, ये क्या होते हैं? सब्सटेंसेस होते हैं विच कैन फ्लो, जो फ्लो करें, विच कैन फ्लो, जो फ्लो करें ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और प्रेशर ऑन देम, ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और प्रेशर ऑन देम। प्रेशर ऑन देम, तो उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है फ्लूइड्स, जो क्या करें? फ्लो कर सके। जब उनके ऊपर आप फोर्स अप्लाई करो या प्रेशर अप्लाई करो, या तो फोर्स अप्लाई करो तो ही फ्लो करें, या प्रेशर अप्लाई करो तो ही फ्लो कर जाएं, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लूइड्स बोलते हैं। तो जो हमारे गैसेस होते हैं, गैसेस एंड लिक्विड्स, gases and liquids are called fluids, इन्हीं को हम लोग फ्लूइड्स बोलते हैं। क्योंकि गैस को भी आप फ्लो करा सकते हो, प्रेशर बढ़ा दो तो ये फ्लो करेगा। जैसे क्या होता है, आपने देखा होगा जो आप लोग के घरों में एलपीजी सिलेंडर्स आते हैं जिस पे आप खाना बनाते हो, आपके घर में खाना बनता है, उसमें क्या होता है? आप रेगुलेटर का नॉब ऑन करते हो और यहाँ से इसको घुमाते हो, जो आपके जिसमें बर्नर होता है उसका नॉब ओपन करते हो, आपको क्या होता है? गैस निकलने लगती है। इसका मतलब गैस फ्लो करा रहे हो आप। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ प्रेशर में गैस भरी गई है। ठीक, ऐसे ही वाटर को आप फ्लो करा सकते हो, फोर्स लगा के करा सकते हो, प्रेशर लगा के फ्लो करा सकते हो। कैसे प्रेशर लगा के? जैसे देखोगे कि जो आप सबके घरों में जेट पंप लगा होगा, तो क्या करता है? आपने स्विच ऑन किया, जो मोटर है वो चलना शुरू किया, और वो क्या करता है? नीचे से पानी को ऊपर निकालता है, ऊपर उठा करके वो पतली पाइप में ले आता है। उसमें क्या होता है? प्रेशर ज़्यादा होने से क्या होता है? वो पानी को फ्लो करा देता है। ठीक, इसका मतलब जितने भी आपके फ्लूइड्स हैं वो आपके गैसेस और लिक्विड्स दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है। अभी तो हमने फ्लूइड्स डिफाइन किया, हम फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है वो देखते हैं। तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, the force of friction exerted by the fluids, the force of friction exerted by the fluids on the object moving through them, on the object
मूविंग थ्रू देम, मूविंग थ्रू देम। क्या होता है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्ट किया जाता है फ्लूइड्स के द्वारा, जिस ऑब्जेक्ट से वो मूव कर रही है, उसी को क्या बोला जाता है, इज कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन। इज कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, फ्लूइड फ्रिक्शन होता है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, एक्सर्ट कर रहा है फ्लूइड्स के द्वारा जो एक्सर्ट किया जा रहा है ऑन द ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू देम, जिस ऑब्जेक्ट में से वो मूव हो रहा है उन पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा रहा है फ्लूइड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब देखो यहां पे जो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा रहा है, द फ्रिक्शनल फोर्स exerted by the fluids are also called, इसको और भी नाम से जाना जाता है, क्या बोला जाता है, are also called, इसको बोला जाता है ड्रैग। क्या बोला जाता है, ड्रैग। फ्लूइड फ्रिक्शन को हम लोग ड्रैग भी बोलते हैं, DRAG, ड्रैग। ठीक है, तो ये हमारा ड्रैग भी होता है। तो ये जो फ्लूइड फ्रिक्शन होता है, फ्लूइड फ्रिक्शन अफेक्ट्स fluid friction affects a boat moving through water जो वाटर में बोट मूव कर रही है, फ्लूइड फ्रिक्शन उसको भी अफेक्ट करता है। एंड द एरोप्लेन फ्लाइंग इन एयर, ये दोनों पे क्या करता है, इफेक्ट करता है, दोनों पे अपना प्रभाव छोड़ता है। ठीक है, फ्लूइड फ्रिक्शन जो नाव चल रही पानी में उसके ऊपर भी इफेक्ट डालता है, और जो हवा में एरोप्लेन उड़ रहा है उसके ऊपर भी इफेक्ट डालता है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कैसे। ठीक, ओके बच्चों, चलो ओके बच्चों, ये क्या दिया जाए, चलो चलो भाई, अब हम बात करते हैं द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। द फोर्स ऑफ
friction, the force of friction on an object in a fluid depends on, अब किस चीज़ पे डिपेंड करता है ये देख लेते हैं। पहली चीज़ डिपेंड करता है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा वो फ्लूइड के अंदर, ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उस पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। तो पहली जो डिपेंडेंसी होगी उसकी वो होगी नेचर ऑफ फ्लूइड पे। नेचर ऑफ फ्लूइड पे, ये इस पे डिपेंड करेगा। दूसरी डिपेंडेंसी किस पे होगी उसकी? दूसरी डिपेंडेंसी जो होगी वो होगी शेप ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। शेप ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। शेप ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया कि द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, कितना एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ये डिसाइड करेगा कि फ्रिक्शन कितना लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लगेगा, ये डिसाइड करेगा कि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है। ठीक। तीसरी चीज डिपेंड करेगी स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड। स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड। फ्लूइड के रिस्पेक्ट में उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है इस पे भी डिपेंड करेगी कि फ्रिक्शन कितना लगेगा। ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी कि कौन कौन से चीज़ों पे डिपेंड करता है हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके, कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कौन कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करता है। फ्लूइड में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो नेचर ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड करेगा कि फ्लूइड का नेचर कैसा है। ठीक, एयर में कर रहा है या वाटर में कर रहा है। ठीक। फिर करेगा शेप ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट का शेप कैसा है। जैसे अगर देखे होगे आप कि जो पानी वाले जहाज होते हैं, बड़े बड़े जो जहाज होते हैं, उसमें उसका शेप कैसा होता है। देखियो कभी आपने जहाज को देखा होगा तो उसका शेप ऐसा होता है, ऐसा ही होता है ना। ऐसा ही जहाज का शेप होता है। तो आपने कभी सोचा ऐसा शेप क्यों होता है, क्यों ऐसा शेप बनाया जाता है? या आपने कभी देखा होगा एरोप्लेन का शेप कैसा होता है? मुझे कुछ बनाना नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसी तरह होता है ना। एरोप्लेन का शेप ऐसा क्यों होता है? कभी समझने की कोशिश की क्यों ऐसा बनाया जाता है भाई? ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है? एरोप्लेन का सामने वाला हिस्सा ऐसा क्यों ना हो जाए, या जहाज ऐसे क्यों बनाई जाती है, ऐसे क्यों नहीं बनाई जाती? ऐसे जहाज बन जाए, क्यों नहीं बनती? क्योंकि अभी हमने देखा कि वो डिपेंड कर रहा है शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट का शेप कैसा है, एरिया ऑफ कांटेक्ट कितना आ रहा है, कितना एरिया कांटेक्ट में है। तो अब देखो यहाँ पे जो नाव की शेप होती है वो कैसी होती है, ऐसी होती है। तो अब यहाँ पे जो पानी है उसके कांटेक्ट में कितना एरिया आ रहा है, इतना आ रहा है। जब इतना आ रहा है
तो ये क्या होगा, इसका कांटेक्ट बहुत कम है, तो ये क्या करेगा, पानी को चीरते हुए आगे निकल जाएगा। तो इसके ऊपर फ्रिक्शन का फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा, जिसकी वजह से ये मूव आसानी से करेगा। अगर ये ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाए, अब यहाँ पे देखो इतना बड़ा एरिया कांटेक्ट में आएगा, तो अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा लगेगा, तो पता चला नाव चले ही ना। आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तब जाके नाव चलेगी। ऐसे ही आपके जो एरोप्लेन होता है वहाँ पे भी आप देखोगे ये आगे वाला सीधा बहुत पतला होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसका कांटेक्ट जो सरफेस का है एयर से, जो फ्लूइड एयर में चल रही है, एयर के कांटेक्ट में जो है वो बहुत थोड़ा सा है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो उसके ऊपर फ्रिक्शन का फोर्स कम लगता है, तो ये बहुत तेज चलती है। अब जैसे देखोगे कि जो इंडिया में जो ट्रेन्स होती हैं, इंडिया में जो ट्रेन के इंजन होते हैं उनका शेप कैसा होता है, इस टाइप का होता है, इस टाइप का। आगे एकदम आप डीजल इंजन देखोगे, इलेक्ट्रिक इंजन देखोगे, आगे हमेशा ऐसा होता है। इसी की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो ट्रेन की स्पीड होती है 140 से 160 किलोमीटर पर आवर, इतना ही होती है मैक्सिमम। चलती तो वो 100 के आसपास ही है, उससे ऊपर नहीं चलती हैं, लेकिन मैक्सिमम स्पीड इतनी होती है। लेकिन कभी आपने जापान की बुलेट ट्रेन देखी है? बुलेट ट्रेन एकदम आपकी ऐसी होती है, ये हवा को चीरते हुए सर निकल जाती है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन कम लगेगा। यहाँ फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो आप अगर इसके इंजन का शेप बस ऐसा बना दो, आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ बढ़ जाएगी। यहाँ पे एयर का फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा है, जिसकी वजह से आपकी स्पीड उतनी नहीं हो पा रही है। आप इंजन बहुत बड़े बड़े लगा दिए हो, लेकिन स्पीड उतनी नहीं मेंटेन कर पा रहे हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका शेप ऐसा होने से फ्रिक्शन का फोर्स बहुत कम लग रहा है, इसकी वजह से यहाँ की स्पीड 500 से 600 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड होती है। सोचो, मतलब पलक झपकते ही कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ फ्लूइड कैसा है। जैसे हवा है या पानी है, अब पानी है तो कैसा है, अब जैसे पानी में भी आपका जैसे बहुत थिक वाटर हो, जैसे अगर कहोगे शहद में आपको नाव चलानी हो, शहद से भरी हुई नदी है उसमें नाव चलानी हो, तो क्या आसानी से चला पाओगे? नहीं, लेकिन वाटर में आसानी से चला लोगे। ठीक है, एयर है तो एयर तो हर जगह एक जैसा होगा, तो इसमें भी आप देखोगे। और डिपेंड करता है स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, फ्लूइड के रिस्पेक्ट में जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड कितनी है, इस पर भी डिपेंड करता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लगेगा। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ही फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा। ठीक है, चलो नोट कर लिया आपने। अब हम लोग देखते हैं कि फ्लूइड में हमने दो चीज़ देखनी है कि फ्रिक्शन ड्यू टू वाटर एंड फ्रिक्शन ड्यू टू एयर। अब हम लोग देखते हैं कि फ्रिक्शन ड्यू टू वाटर। फ्रिक्शन ड्यू टू वाटर। देखो क्या होता है, अब हम फ्रिक्शन ड्यू टू वाटर को जानने से पहले एक चीज़ जान लेते हैं कि स्ट्रीम लाइन शेप क्या होता है। स्ट्रीम लाइन शेप ये क्या होता है? पहले स्ट्रीम लाइन शेप क्या होता है, एक स्पेशल टाइप की शेप होती है बॉडी की, ठीक है, या ऑब्जेक्ट की, विच अ फ्लूइड कैन फ्लो इजली, जिससे आपका फ्लूइड आसानी के साथ फ्लो कर ले, ऑफरिंग मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन।
बहुत ही कम फ्रिक्शन अप्लाई करते हुए वो फ्लूइड आसानी के साथ फ्लो कर जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रीमलाइन शेप। ठीक है, तो लिख लीजिए द स्पेशल शेप ऑफ अ बॉडी the special shape of a body or an object around which a fluid fluid में आपका वाटर और एयर, चाहे तो पानी या हवा, ठीक है। द स्पेशल शेप ऑफ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट अराउंड विच अ फ्लूइड कैन फ्लो इजली, आसानी के साथ फ्लो कर जाए, ऑफरिंग मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन, is called streamlined shape। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइंड शेप। ठीक समझ में आ रहा है कि एक स्पेशल टाइप का शेप जो बॉडी के पास होता है, ऑब्जेक्ट के पास होता है, जिसमें क्या होता है फ्लूइड आसानी के साथ फ्लो कर जाए, मतलब हवा फ्लो कर जाए, वो ऑब्जेक्ट तो फ्लो करे ना करे, वो ऑब्जेक्ट जाए ना जाए, हवा आसानी से चला जाए, क्योंकि हवा फ्लो जब ज़्यादा कांटेक्ट पे आएगी तो हवा क्या करेगा, उसको रोकने का काम करेगा। हवा आराम से निकल जाएगी तो इसके ऊपर फ्रिक्शन का फोर्स कम लगेगा, जिसकी वजह से आराम से मूव कर जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे अभी मैंने जो बताया कि जो बोट्स होते हैं, the body of ships and boats, the body of ships and boats are streamlined। जो जहाज होती हैं, नाव होती हैं, उसका शेप क्या होता है, स्ट्रीमलाइंड होता है। So that they experience minimum amount of friction, minimum amount of friction, बहुत ही मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन ये एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, कहाँ पे, जब ये, क्योंकि इससे पानी कहाँ चलेगा, पानी में, थ्रू वाटर, जब ये पानी में से फ्लो करेंगे तो ये बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, ये तो बात हो गई। अब और भी एग्जांपल्स लिख लेते हैं, ये नोट कर लिया बच्चों, ऊपर वाला इरेज कर दिया जाए। देखो और भी एग्जांपल देखते हैं स्ट्रीमलाइन शेप के। जैसे एक दूसरा एग्जांपल लिख लेते हैं, ये पहला एग्जांपल लिख लिया। दूसरा एग्जांपल क्या होता है, जैसे जो नेचर में द बॉडी ऑफ फिशेस, बॉडी ऑफ फिशेस आर स्ट्रीमलाइंड।
जो मछलियों की बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन शेप की होती है, ठीक है, सच दैट दे एक्सपीरियंस लीस्ट अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन, सच दैट दे एक्सपीरियंस लीस्ट अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक, क्योंकि उनकी भी मछलियों की शेप कैसी होती है, मछलियों भी आपने देखा होगा ऐसी इसी शेप की होती हैं। जैसे आपकी ये ऐसे ही शेप की होती है ना, ऐसी मछलियां होती हैं। ये देखो, ये भी क्या है, स्ट्रीमलाइन शेप की है ना, ये भी स्ट्रीमलाइन शेप की होती हैं, जिसकी वजह से ये पानी में आसानी से मूव कर लेती हैं। फ्रिक्शन इनके ऊपर भी बहुत कम लगता है, इसलिए आसानी के साथ ये मूव कर सकती हैं, ठीक है। चलो और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, जैसे क्या होता है, जैसे किसी को तैरना होता है आदमी को, तो when a swimmer swims in water, when a swimmer swims in water, when a swimmer swims in water, he tries to streamline his body. He tries to streamline his bodies. वो क्या ट्राई करता है, अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइन, एकदम शेप वही देना चाहता है जैसे मछलियों का शेप होता है। जब पानी में कूदता है तो अपने आप को ऐसे करता है ताकि वो क्या हो, उसका शेप ऐसा हो जाए ताकि ये जो वाटर का फ्रिक्शन उसके ऊपर कम से कम लगे, तो आसानी से तेज तैर सकता है। as far as possible so that experience least friction, as far as possible so that it experience least friction. It experience least friction. तो देखो यही होता है कि जब भी कोई नदी में या स्विमिंग करने के लिए कूदता है तो कभी आप देखोगे ऐसे नहीं कूदता है तो जंप कर जैसे थे, वो अपने आप को ऐसे ऐसे जंप करता है और अपने हाथों को आगे ले आता है और ऐसे करके पानी में डाइव करता है ताकि एयर का फ्रिक्शन उसके ऊपर कम लगे, अरे वाटर का फ्रिक्शन, जिसकी वजह से फिर वो अपने हाथों को चलाना शुरू करता है, हमेशा अपने आप को ऐसे ऐसे करता है, ठीक है। अपने आप को ऐसे जब ले आता है तो अब क्या होगा, एयर का वाटर का फ्रिक्शन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ेगा। अगर वो ऐसे 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 तैरना चाहे तो क्या होगा, वो वहीं का वहीं रहेगा, तैर ही नहीं पाएगा। तो वो भी अपने आप को क्या चाहता है, उस मछली टाइप का बनाना चाहता है, मछली जैसा शेप बनाना चाहता है ताकि वो ज़्यादा आगे बढ़े। आपने कभी देखा होगा, कभी कोई तैराक ऐसा होता है क्या कि बस चढ़ा और एकदम धपाक से कूद गया, धपाक से कूदेगा तो क्या आगे जा पाएगा, नहीं, तो वो वहीं पे अंदर तली में चला जाएगा। तो जब भी स्विमिंग करने वाले क्या करते हैं कि आगे की तरफ छलांग लगाते हैं, ऐसे छलांग लगाते हैं और स्ट्रीमलाइंड शेप अपनी बॉडी को देना चाहते हैं ताकि वो जो उनके ऊपर फ्रिक्शन लगेगा वाटर के द्वारा वो कम से कम लगे, जिससे वो आसानी के साथ वाटर में स्विम कर सकें, ठीक है। तो ये हमारा क्या था बच्चों, फ्रिक्शन ड्यू टू वाटर, वाटर के द्वारा जो फ्रिक्शन लगता, देखो इसको कम करने के लिए हमने क्या बताया, एक स्ट्रीमलाइन शेप देना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या होता है, जो जहाज होते हैं, जो आपके पानी के शिप्स होते हैं या पानी के बोट्स होती हैं, उनका शेप स्ट्रीमलाइन होता है, एकदम मछली के आकार जैसा, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों। चलो
तो ये नोट कर लीजिए। अब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे तो हम लोग देखेंगे फ्रिक्शन ड्यू टू एयर, एयर के कारण फ्रिक्शन कैसे होता है। ठीक है, चलो तो अगली क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।